हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो लेक्चर पे हमने क्या चीज डिस्कस करनी है। तो देखिए, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट स्टार्ट की थी एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, अब देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन पे मैं आपको पहले भी ये चीज बता चुकी हूँ, काफी इजी यूनिट है, साथ ही साथ काफी शॉर्ट यूनिट है, काफी छोटी यूनिट है। तो आज हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन के लास्ट लेक्चर पे यानी कि लेक्चर नंबर 3 पे बात करने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर पे जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है ये है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, तो देखो ना, मैंने आपको पहले भी बताया था, जनरली हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन के 3 टाइप पढ़ते हैं, यानी कि आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन 3 टाइप की पाथवे से प्रोसीड हो सकती है। कौन कौन से? E1, E2 एंड E1 CB। ओके, तो जनरली क्या है, जब भी हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन पे बात करते हैं, पर्टिकुलरली एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर, तो हम हमारी थर्ड वन, जो आपकी थर्ड टाइप की एलिमिनेशन रिएक्शन है, कौन सी? E1 CB की बात यहाँ पर को नहीं करते। हम स्टार्टिंग की दो आपकी जो एलिमिनेशन रिएक्शन है, E1 एंड E2 एलिमिनेशन रिएक्शन, इन दोनों के रिस्पेक्ट पे बात करते हैं कि अगर आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन E1 पाथवे से प्रोसीड हो रही हो या फिर E2 पाथवे से प्रोसीड हो रही हो, तो उस केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन है उनको अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, आज के लेक्चर पे हमने ये फैक्टर्स से डिस्कस करना है। ओके, तो काफी आसान लेक्चर है। अगर फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं तो किस वे में अफेक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हमने आज के लेक्चर पे कवर करनी है। ओके, तो देखिए, आपके सिलेबस पे क्या है, जनरली चार टाइप के फैक्टर्स डिस्कस करवाए हैं। तो मैं आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट में यहाँ पर को एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप जस्ट सुनते रहिएगा। तो देखो ना, पहले तो मैं आपको ये चीज बता दूं, मैं आपको एलिमिनेशन रिएक्शन ऑलरेडी डिस्कस करा चुकी हूँ, तो मैं यहाँ पर को बेसिक में नहीं जाऊंगी। मैं आपको जो चीज ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ वो पढ़ा चुकी हूँ, अभी मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलूंगी। ओके, तो देखो ना, स्टार्ट कुछ ऐसे किया हुआ, ये बोल रहा है अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन की बात करो, क्योंकि हमने वो फैक्टर्स डिस्कस करना है जो आपके रेट ऑफ रिएक्शन को, या फिर आप बोल सकते हैं आपके रिएक्शन की काइनेटिक्स को अफेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे डिस्कस कर रहे हैं, तो पहले हम लोग बात कर रहे हैं E1 रिएक्शन की। ओके, अब आपको पता है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये E1 आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको पता है ये जो E है ये तो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक टाइप की एलिमिनेशन रिएक्शन है। इतनी चीज तो समझ में आई। लेकिन E के आगे हमारे नंबर भी लगे होते हैं, कभी हम E के आगे 1 लगाते हैं, कभी E के आगे 2 लगाते हैं। ओके, तो ये 1 2 आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, आपको मैंने पहले भी बताया है कि ये जो 1 2 है ये आपको मॉलिक्युलरिटी के बारे में रिप्रेजेंट करते हैं। और मॉलिक्युलरिटी क्या होती है? मॉलिक्युलरिटी मींस, जैसे आप जूनियर लेवल पे पढ़ चुके हैं ना, मॉलिक्युलरिटी ऑर्डर वगैरह आप पढ़ते थे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, पूछा जाता था एग्जाम पे। ठीक है, तो मॉलिक्युलरिटी क्या होता था आपको पता है? मॉलिक्युलरिटी मींस कितने नंबर के मॉलिक्यूल्स आपके रिएक्शन में इन्वॉल्व है। तो अगर आप E1 रिएक्शन की बात करेंगे तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि E1 रिएक्शन में सिर्फ एक मॉलिक्युलरिटी है, मींस इस रिएक्शन को कराने के लिए सिर्फ एक मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल है, एक मॉलिक्यूल क्या है, रिएक्शन में इन्वॉल्व है। ओके, लेकिन अगर आप E2 एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे तो इस केस में मॉलिक्युलरिटी 2 है। इट मींस इस रिएक्शन को प्रोसीड कराने में कितने मॉलिक्यूल का यूज हुआ है, यहाँ पर को 2 मॉलिक्यूल का यूज हुआ है। तो वही चीज यहाँ पर रिप्रेजेंट की हुई है, आप जो सुनते रहिएगा। ये बोल रहा है E1 रिएक्शन, अगर आप E1 रिएक्शन की बात करेंगे, यहाँ पे जो 1 है, 1 आपको ये रिफर कर रहा है कि एक सिंगल मॉलिक्यूलर स्पीसीज आपकी यूज हो रही है रिएक्शन के अंदर। ओके, अगर एक सिंगल मॉलिक्यूल स्पीसीज यहाँ पर कोई यूज हो रही है तो आपको क्या है, अगर आप इसकी रेट ऑफ रिएक्शन चेक करेंगे, तो अगर आप रेट निकालते हैं तो आपको रेट पता है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? कंसंट्रेशन टर्म। ओके, तो अगर एक ही मॉलिक्यूल रिएक्शन में इन्वॉल्व है तो एक ही मॉलिक्यूल के यानी कि आपके कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका रेट। तो कभी भी क्या है, अगर आप E1 रिएक्शन की बात करते हैं तो आपका रेट कितना होता है? फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स यहाँ पर को फॉलो होती है, क्योंकि जो आपका रेट है, रिएक्शन का जो रेट है, वो सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, बेस पे डिपेंड नहीं करता। ओके, तो हम लोग क्या चीज देख सकते हैं, यहाँ पर को लिखा हुआ है कि E1 रिएक्शन, अगर आपकी रिएक्शन E1 पाथवे से फॉलो हो रही हो, उस केस में अगर आप E1 रिएक्शन की बात करें तो E1 रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए, अफेक्ट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर जनरली हम यूज करते हैं। तो पहला फैक्टर तो हो गया कि आपका सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन कैसा है, साथ ही साथ सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर किस टाइप का है, सबस्ट्रेट कैसा आपको अपेयर हो रहा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी बॉडी कैसी है। ओके, सिमिलरली दूसरा फैक्टर जो है, जो आप जनरली बेस कंसीडर करते हैं, E1 के केस में बेस को हम एज अ फैक्टर की फॉर्म में नहीं लेते। क्यों? क्योंकि जो फैक्ट बेस है ना, बेस आपके रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड ही नहीं करता, क्योंकि आपको पता है रेट, हम लोग अगर E1 की बात करते हैं, एक सिंगल मॉलिक्यूल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है जो है आपका रिएक्टेंट। बेस कभी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व ही नहीं होता, बेस के बेसिस पे कभी भी E1 रिएक्शन की रेट डिटरमाइन नहीं होती। तो E1 के केस में कभी भी हम बेस को इंक्लूड नहीं करते। E1 के केस में बेस के अलावा बाकी के फैक्टर्स आएंगे,
करेंगे, जैसे आपका लिविंग ग्रुप किस टाइप का, जो आप ग्रुप लीव कर रहे हैं, जनरली हम एक्स ग्रुप की यहाँ पे बात करते हैं, ये एक्स ग्रुप जिसे आप लीव करने वाले हैं रिएक्शन कराते टाइम पर, ये एक्स ग्रुप का बिहेवियर कैसा है, यानी कि टाइप ऑफ एक्स ग्रुप। ओके, एंड थर्ड फैक्टर जो हम लोग इवन रिएक्शन में डिस्कस करते हैं, ये है सॉल्वेंट टाइप। आपकी रिएक्शन सॉल्वेंट की प्रेजेंस में भी होती है, तो किस टाइप का सॉल्वेंट आपको यूज करना चाहिए अगर आपने अपनी इवन रिएक्शन की काइनेटिक्स, उसकी रेट को बढ़ाना है या फिर घटाना है। जनरली हम बढ़ाएंगे, घटाएंगे तो नहीं। तो हम लोग क्या है, हमने ये सारे फैक्टर्स ही इवन के रिस्पेक्ट में डिस्कस करने हैं कि ये सारे फैक्टर्स, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन एज वेल एज सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ लिविंग ग्रुप एंड सॉल्वेंट टाइप, ये फैक्टर्स कैसे आपकी इवन रिएक्शन की काइनेटिक्स को या फिर रेट को अफेक्ट कर सकते हैं और कब कब बढ़ा सकते हैं, कब घटा सकते हैं, ये सारे के सारे फैक्टर्स हमने डिस्कस करने हैं किसके बेसिस पे, इवन के बेसिस पे। ओके, अब हम लोग बात करें अगर E2 की रेट ऑफ रिएक्शन, तो देखो E2 के केस में क्या है, ये E तो आपको एलिमिनेशन रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये 2 आपको क्या दिखा रहा है, 2 आपको ये दिखा रहा है कि इस रिएक्शन को प्रोसीड कराने में जनरली हमको 2 मॉलिक्यूल्स की नीड होती है। ओके, अगर 2 मॉलिक्यूल की नीड होती है और ये 2 मॉलिक्यूल कौन होते हैं आपको पता है, जो आपका रेट होता है इस केस में, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, साथ ही साथ आप क्या यहाँ पर कोई यूज करते हैं, बेस, यानी कि बेस पे भी आपकी रेट डिपेंड करती है E2 के केस पे। ओके, जैसे E1 में सिर्फ कंसंट्रेशन था क्योंकि वहां पर को मॉलिक्युलरिटी कितनी थी 1, लेकिन E2 के केस में मॉलिक्युलरिटी है 2, इट मीन जो रेट है वो कंसंट्रेशन के साथ साथ बेस पे भी डिपेंड करता है, दैट्स व्हाई हमारी जो रेट आती है वो आपकी सेकंड ऑर्डर आती है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि E2 के केस में जो आपका रेट है वो सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता, बेस पे भी डिपेंड करता। तो E2 के केस में रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने के लिए, काइनेटिक्स को अफेक्ट करने के लिए हमको ये 4 फैक्टर्स डिस्कस करने होते हैं। ऊपर हम 3 फैक्टर्स करते हैं, लेकिन इस केस में E2 के केस में 4 फैक्टर्स डिस्कस करते हैं। पहला तो कॉमन है कि सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन कैसा है और सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर कैसा है। दूसरी चीज हो जाएगी आपका टाइप ऑफ बेस, क्योंकि आपको पता है E2 रिएक्शन बेस पे भी डिपेंड करती है। ओके, तीसरी चीज कॉमन है कि लिविंग ग्रुप का टाइप कैसा है, लिविंग ग्रुप का नेचर कैसा है। एंड लास्ट वन भी आपका सेम है, सॉल्वेंट टाइप, कि अगर आप सॉल्वेंट टाइप को, मतलब किस टाइप का सॉल्वेंट आप यूज करें कि आपकी E2 रिएक्शन की काइनेटिक्स या फिर रेट इंक्रीज हो जाए, और किस टाइप का सॉल्वेंट यूज करें कि आपकी इवन रिएक्शन की काइनेटिक्स एंड रेट इंक्रीज हो जाए। अब यही सारे फैक्टर्स को हमने नीचे प्रॉपर एग्जांपल के साथ डिस्कस करना है। ओके, तो स्टार्ट करें, चलिए। ओके, तो फर्स्टली हम बात करने वाले हैं इवन रिएक्शन की रिस्पेक्ट पे। ठीक है, इवन रिएक्शंस के कौन कौन से फैक्टर्स है, 3 फैक्टर हमने डिस्कस किए ना, सबस्ट्रेट, लिविंग ग्रुप एज वेल एज कौन सा, सबस्ट्रेट, लिविंग ग्रुप और सॉल्वेंट। ओके, तो ये 3 फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। तो पहले मैं आपको एक बार इवन रिएक्शन दिखा देती हूँ, ठीक है, उसी बेसिस पर आपको समझ में आएगा इवन रिएक्शन। तो देखो, आपको पता है इवन रिएक्शन 2 स्टेप रिएक्शन होती है, मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। पहले स्टेप को आप क्या बोलते हैं, पहला स्टेप होता है आपका आयनाइजेशन का स्टेप, जिसमें आपको ट्रांजिशन, सॉरी, जिसमें आपको इंटरमीडिएट मिलता है कौन, कार्बोकैटायन। और दूसरा स्टेप होता है आपका डीप्रोटोनेशन, जिसमें आप अपने कार्बोकैटायन से डीप्रोटोन करते हैं, यानी कि प्रोटोन का निकालते हैं। ठीक है, और फाइनली आपको एल्कीन मिल जाता है। ये स्टेप आपका स्लोवेस्ट होता है, और क्यों होता है मैंने आपको पहले ही बताया था। और स्लोवेस्ट स्टेप भी आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, तो यहाँ आप रेट निकालते हैं, तो रेट सिर्फ रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। इतनी चीज क्लियर आई। अब देखो, अब मैं आपको बताती हूँ कि इवन रिएक्शन का पहला कौन सा फैक्टर है जो आपकी रेट को डिफाइन करता है। पहला है, जैसे हमने बोला, कि सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन एज वेल एज सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर। ओके, तो देखो ना, होता क्या, अगर मैं आपको पहले सिंपल वे में बता रही हूँ, थ्योरी नहीं पढ़ा रही, ठीक है। होता क्या है ना, आप देख सकते हैं, आप जब भी इवन रिएक्शन कराते हैं तो आपको इंटरमीडिएट क्या मिलता है, आपको पता है, जब भी आप इवन रिएक्शन कराते हैं तो आपको कार्बोकैटायन एज अ इंटरमीडिएट मिलता है। ओके, अब आप खुद ही सोचिए, अगर आपका ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट ऑब्टेन हो रहा है, तो इसी कार्बोकैटायन से तो आपको आपका फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। तो अगर आपका ये कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, ये जो आपका कार्बोकैटायन आया है, ये अगर यही इंटरमीडिएट आपका स्टेबल होगा, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा तो वो भी तो आपके स्टेबल फॉर्म में रहेगा। अगर आपका कार्बोकैटायन क्या होगा, अनस्टेबल होगा, तो इस कार्बोकैटायन से डीप्रोटोनेशन के बाद जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो भी आपका क्या होगा, अनस्टेबल होगा। यानी कि हमने हमारे प्रोडक्ट को स्टेबल बनाने के लिए, प्रोडक्ट की काइनेटिक्स को बढ़ाने के लिए हमको क्या करना होगा, हमारा जो इंटरमीडिएट है कार्बोकैटायन, इसको भी स्टेबल करना होगा। समझ में आ रहा है ना बात, हमने क्या करना है, हमने अच्छा खासा एक स्टेबल प्रोडक्ट हमको चाहिए, जिसकी वजह से हमारी काइनेटिक्स भी बढ़ जाए, जिसकी वजह से हमारा रेट भी बढ़ जाए। तो वो कब पॉसिबल होगा, क्योंकि आपको पता है इवन रिएक्शन टोटली डिपेंड करती है आपके इवन रिएक्शन की, इवन रिएक्शन जो है इसके लिए इंटरमीडिएट स्टेट के कार्बोकैटायन है। अगर ये कार्बोकैटायन ही आपका स्टेबल होगा तो प्रोडक्ट भी ऑब्वियस सी बात है आपको स्टेबल मिलेगा। तो अगर हमने सबस्ट्रेट पे बात करनी है तो हमने ये चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि ये जो कार्बोकैटायन है ये कहाँ से ऑब्टेन हुआ है, हमारे सबस्ट्रेट से ही तो ऑब्टेन हुआ है। तो
हमको ये चीज ध्यान रखनी है कि हमारा एक सबस्ट्रेट कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से जो कार्बोकेटाइन हमको ऑब्टेन हो वो एक टाइप का स्टेबल कार्बोकेटाइन ऑब्टेन हो। अगर हमारा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा तो हमारा प्रोडक्ट भी क्या होगा, एक टाइप का स्टेबल प्रोडक्ट हमको ऑब्टेन होगा, जिसकी वजह से हमारी पूरी रिएक्शन की काइनेटिक्स, हमारी पूरी रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी, इनहेंस हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इतनी चीज क्लियर है? दोबारा मैं आपको बता रही हूँ, पहला फैक्टर जो हमने पढ़ना है वो है आपका सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन एज वेल एज सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर। ओके, अब ये बोल रहा है इवन रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करने के लिए हमें कैसा सबस्ट्रेट चाहिए। एक चीज माइंड पे रखो, अगर हमने इवन रिएक्शन कराई है, जैसे मैंने आपको ये सिंपल फॉर्मेट दिखाया इवन रिएक्शन का, अगर मुझे इस रिएक्शन की काइनेटिक्स, इसका रेट इनहेंस करना है, तो मैं पूछती हूँ कि मुझे कैसा सबस्ट्रेट की नीड है। तो होता क्या है कि अगर आप अपनी इवन रिएक्शन को देखेंगे, जो ये इवन रिएक्शन है ये टोटली डिपेंड करती है आपकी कार्बोकेटाइन। अगर आप अपने इवन रिएक्शन के प्रोडक्ट को ऑब्जर्व करेंगे, एल्कीन को ऑब्जर्व करेंगे, तो एल्कीन की स्टेबिलिटी टोटली डिपेंड करती है आपकी ट्रांजिशन स्टेट, या फिर आप बोल सकते हैं आपकी इंटरमीडिएट पे, जो है आपका कार्बोकेटाइन। और ये कार्बोकेटाइन कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है, आपको आपके सबस्ट्रेट से, आपको आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से। तो अगर हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से हमारा जो कार्बोकेटाइन है वो एक टाइप का स्टेबल कार्बोकेटाइन है, स्टेबल इंटरमीडिएट हमको मिले, तो हमें क्या होगा, इससे जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो भी एक टाइप का स्टेबल होगा। अगर प्रोडक्ट हमें स्टेबल मिला तो हमारी काइनेटिक्स खुद ब खुद बढ़ जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर हमने ऐसा किया कि हमने एक ऐसा सबस्ट्रेट ले लिया जिसकी वजह से जो कार्बोकेटाइन मिला वो एक टाइप का होगा, तो ये अनस्टेबल ऑन द बेसिस ऑफ करें कि प्रोडक्ट हमें कैसा ऑब्टेन हो रहा है। ओके, अगर हमने क्या है, जो कार्बोकेटाइन हमको इंटरमीडिएट मिला वो एक टाइप का अनस्टेबल, यानी कि हाईली अनस्टेबल टाइप का मिला, तो इससे जो हमें प्रोडक्ट भी मिलेगा वो आपका अनस्टेबल होगा, जिसकी वजह से हमारी काइनेटिक्स डिक्रीज हो जाएगी, उसमें डिक्रीमेंट होगा। ओके, तो हमने क्या चीज माइंड पर रखनी है कि हमने एक ऐसा सबस्ट्रेट लेना है जिसकी वजह से हमारा जो कार्बोकेटाइन है वो एक टाइप का स्टेबल कार्बोकेटाइन आए। तो हम यहाँ पर को क्या चीज बोलेंगे, देखो ये बोल रहा है इवन रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बोकेटाइन। इवन रिएक्शन कैसे टेक्स प्लेस करती है, कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन से टेक्स प्लेस करती है एज अ इंटरमीडिएट। तो ये बोल रहा है thus the rate of even reaction depend on the stability of a carbocation। इसलिए क्या है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, इवन रिएक्शन की जो रेट है वो टोटली किस पे डिपेंड करती है कि आपके कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कैसी है। ओके, अब बोल रहा है जितना ज्यादा आपका कार्बोकेटाइन होगा उतनी ज्यादा आपकी रेट ऑफ रिएक्शन होगी। ठीक है, और उतना ही अगर आपका कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी स्टेबल होगा, और आपकी जो रिएक्शन है वो भी आपकी फास्टर स्पीड में प्रोसीड करेगी। ओके, अब आपको कार्बोकेटाइन कैसा स्टेबल मिलेगा, कब आपको स्टेबल नहीं मिलेगा, तो आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर पड़ता है कि अगर आपका कार्बोकेटाइन टर्शियरी है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी एंड देन आपका मिथाइल कार्बोकेटाइन, जिससे आपको, या फिर आप एल्काइल कार्बोकेटाइन कीजिए। ठीक है, एल्काइल कार्बोकेटाइन। तो आपने यहाँ पर को कार्बोकेटाइन्स के ऑर्डर देखे कि टर्शियरी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल, सेकेंडरी, देन प्राइमरी एंड देन लीस्ट स्टेबल होता है आपका एल्काइल कार्बोकेटाइन। इट मींस क्या होगा कि अगर यहाँ पर को मैंने यहाँ पर एक ऐसा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिया जिसकी वजह से, क्योंकि कार्बोकेटाइन कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से तो ऑब्टेन हो रहा है, सबस्ट्रेट से तो ऑब्टेन हो रहा है। तो अगर मैंने यहाँ पर एक ऐसा सबस्ट्रेट लिया जिसकी वजह से जो मुझे कार्बोकेटाइन मिला वो मुझे टर्शियरी कार्बोकेटाइन मिला, तो हमको पता है टर्शियरी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। अभी क्यों होता है मैं वो भी आपको बताऊंगी, अभी जस्ट इतना माइंड पे रखो, टर्शियरी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। अगर टर्शियरी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है तो ऑब्वियस सी बात है इससे जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो भी एक टाइप का स्टेबल प्रोडक्ट होगा, जिसकी वजह से हमारी काइनेटिक्स एंड रेट ऑफ रिएक्शन फॉर इवन रिएक्शन हमारी इनहेंस हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इतनी चीज समझ में आई? तो हमने क्या करना है, हमने ऐसे सबस्ट्रेट लेना है जिससे हमारे मतलब फाइनल कंक्लूजन हमारा ये निकला कि हमने एक ऐसे सबस्ट्रेट लेना है, ऐसा सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर लेना है जिसकी वजह से जो हमें कार्बोकेटाइन मिले, क्योंकि इवन रिएक्शन में तो हमने कार्बोकेटाइन ही ऑब्टेन करना है, तो जिससे हमें जो कार्बोकेटाइन मिले वो एक टाइप की क्या हो, स्टेबल कार्बोकेटाइन हो। और स्टेबल कार्बोकेटाइन्स की यहाँ पर ऑर्डर भी आपको शो किया। अब देखो टर्शियरी कार्बोकेटाइन क्यों सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, आपको ये चीज पता है कि आपका जो ये मिथाइल ग्रुप होता है वो एक टाइप का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। ओके, तो अगर यहाँ हम अपने कार्बन को देखेंगे, कार्बन के ऊपर लगा है पॉजिटिव चार्ज क्योंकि कार्बोकेटाइन है, तो देखो मैं पहले इनको इरेज कर देती हूँ। ठीक है, आपके कार्बन पे क्या लगा है, पॉजिटिव चार्ज। ओके, अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगा है तो आप खुद सोच सकते हैं कि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। ओके, अब क्या हो, अगर इनके पास मैं लगा दूं मिथाइल ग्रुप, तो आपको पता है मिथाइल ग्रुप एक टाइप की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये क्या करेंगे, बिना पूछे इलेक्ट्रॉन कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन देने लगेंगे। अगर मेरे पास 3 मिथाइल ग्रुप है, यानी कि इस कार्बन के पास 3 पिलर है जो इसका सपोर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी में, तो ये जो स्टेट बनेगी वो आपकी स्टेबल होगी। समझ में आ रहा ना,
कि ये कार्बन आपका क्या है, एक टाइप की आपको पता है कैटायन जो है वो एक टाइप का इंटरमीडिएट है। क्यों? क्योंकि ये अनस्टेबल है। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है इसके पास लगा है पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से क्या हुआ, ये अनस्टेबल है क्योंकि इसने अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई नहीं किया। ओके, बट इनडायरेक्टली इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गए, जो कि क्या कर रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहे हैं इस कार्बन को। ओके, ट्रांसफर पूरी तरह से किए नहीं, हम कह रहे हैं कि इसने क्या है, नेगेटिविटी दी है, कार्बन को क्या है, नेगेटिविटी दी है, पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं है दिए, बट इसने नेगेटिविटी तो दी, प्रेजेंस तो दी इलेक्ट्रॉन की, जिसकी वजह से कार्बन को क्या है, कम डेफिशिएंसी, कम आप ऐसा बोल सकते हैं कम क्या है, गम जैसा फील होगा कि हाँ उसने इलेक्ट्रॉन को मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी से कम फील होगी, क्योंकि इसके पास एक ऐसे ग्रुप्स हैं, ऐसे फ्रेंड्स हैं जो उसको इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी फील होने ही नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स उसको ट्रांसफर कर दे रहे हैं। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई, जिस वजह से आपका जो ये टर्शियरी कार्बोकेटायन है वो स्टेबल है। लेकिन अगर आप मिथाइल कार्बोकेटायन की बात करेंगे तो यहाँ पे जो कार्बन है इनकी सारी पोजीशन में, तीनों की तीनों पोजीशन में हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। अब देखो ये कार्बन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, इसके पास भी, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसके ऊपर लग गया पॉजिटिव चार्ज, कार्बन है डेफिशिएंट। ओके, लेकिन अब देखो कार्बन के पास जो पिलर है, कार्बन के जो फ्रेंड्स हैं वो क्या है, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का बिहेवियर तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता नहीं है, तो ये हाइड्रोजन क्या है, कुछ भी हेल्प नहीं कर सकते आपके कार्बन एटम की। इस वजह से क्या होगा, ये वाला जो कार्बन एटम है वो इसके कंपेयर में ज्यादा डेफिशिएंसी फील करेगा। अगर ज्यादा डेफिशिएंसी फील करेगा तो ये ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो हमको क्या मिला कि ऐसा कार्बोकेटायन जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होता है, जिसमें ज्यादा ग्रुप्स लगे होते हैं, मिथाइल ग्रुप्स लगे होते हैं, ये आपका क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। अगर ये ज्यादा स्टेबल है, अगर कार्बोकेटायन ही हमारा ज्यादा स्टेबल है, तो इससे जो प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होगा वो भी स्टेबल होगा, जिसकी वजह से हमारी जो काइनेटिक्स होगी ओवरऑल रिएक्शन की, ओवरऑल इवन रिएक्शन की, वो भी क्या हो जाएगी, फास्टर हो जाएगी। और इसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर हम मिथाइल कार्बोकेटायन की बात करें, ये आपकी लेस सब्स्टिट्यूटेड है। ओके, लेस सब्स्टिट्यूटेड के सब्स्टिट्यूटेड ही नहीं है, इट मींस क्या होगी, यहाँ ये आपका जो स्ट्रक्चर ऑब्टेन है, इससे जो प्रोडक्ट, ये जो स्ट्रक्चर है ये भी आपका अनस्टेबल है, इससे जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो भी आपका अनस्टेबल होगा, जिसकी वजह से जो ओवरऑल इवन रिएक्शन की काइनेटिक्स होगी वो भी आपकी क्या हो जाएगी, स्लोवर हो जाएगी। इतनी चीज समझ में आई? तो ये हमारा पहला फैक्टर था, होप आपको समझ में आया होगा। एक बार हम जिस रिवीजन लेते हुए चलते हैं, पहला फैक्टर था आपका सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन कैसा हो और स्ट्रक्चर कैसा हो इवन रिएक्शन के केस में, जिसकी वजह से आपके रिएक्शन की काइनेटिक्स इनहेंस हो जाए। तो आपने देखा कि अगर आपको इस रिएक्शन की इवन रिएक्शन की काइनेटिक्स को इनहेंस करना है ऑन द बेसिस ऑफ कि आपका सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर कैसा है, कंसंट्रेशन कैसा है, तो आपको पता चलेगा कि आपके सबस्ट्रेट से क्या ऑब्टेन हो रहा है, कार्बोकेटायन, जो कि एक टाइप का इंटरमीडिएट है। और इसी के इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के बेसिस पर आप अपने काइनेटिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? अगर आपका कार्बोकेटायन, आपका इंटरमीडिएट एक टाइप का स्टेबल इंटरमीडिएट होगा, इंटरमीडिएट वैसे तो अनस्टेबल ही रहता है, फिर भी अगर हम उसे कंपेयर करें दूसरे स्ट्रक्चर से, दूसरे इंटरमीडिएट से, अगर वो दूसरे इंटरमीडिएट से ज्यादा स्टेबल है, तो उस केस में क्या होगा, जो वो प्रोडक्ट देगा, जो एल्कीन देगा, जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड देगा, वो भी आपका स्टेबल होगा, जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल रिएक्शन की काइनेटिक्स इनहेंस हो जाएगी, बढ़ जाएगी, रेट इनहेंस हो जाएगा। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, हमने अब सबस्ट्रेट को नहीं देखना है, क्योंकि जो सबस्ट्रेट से ऑब्टेन हुआ इंटरमीडिएट है, हमने उसको देखना है जो है कार्बोकेटायन। तो हमने बोला कि कार्बोकेटायन के बेसिस पर आप ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपकी जो काइनेटिक्स है, जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, वो इनहेंस होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, तो आपने क्या बोला कि कार्बोकेटायन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। अब आप देखोगे कार्बोकेटायन का स्ट्रक्चर मतलब आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, क्योंकि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मतलब सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर, क्योंकि जैसा सबस्ट्रेट होगा उसी के अकॉर्डिंग तो आपको कार्बोकेटायन मिलेगा। अगर आपका सबस्ट्रेट फुल्ली क्या हो, सब्स्टिट्यूटेड हो, उस पर बहुत सारे बल्की ग्रुप लगे हो, तो ऑब्वियस सी बात है उससे जो कार्बोकेटायन ऑब्टेन होगा वो भी आपका सब्स्टिट्यूटेड होगा। अगर आपका कार्बोकेटायन सब्स्टिट्यूटेड है, तो मैंने आपको जैसे बता दी, सब्स्टिट्यूशन होने की वजह से यहाँ पे जो ये भी आपका, देखो ये भी आपका कार्बोकेटायन है, ये भी आपका कार्बोकेटायन है, दोनों आपकी इंटरमीडिएट है, तो ये दोनों इंटरमीडिएट है, तो दोनों आपके अनस्टेबल होंगे, ऑब्वियस सी बात है। ओके, लेकिन अगर आप इन दोनों की अनस्टेबिलिटी चेक करेंगे कि दोनों अनस्टेबल तो है, मगर फिर भी अगर आप इन दोनों की अनस्टेबिलिटी चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा ये लीस्ट स्टेबल है और ये मोस्ट स्टेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए इसके फ्रेंड्स हैं, जो कि एक टाइप की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से कार्बन को क्या, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम फील करा रहा है, जिसकी वजह से ये आपके थोड़े स्टेबल हो जाते हैं कंपेयर टू दिस। ओके, अगर ये ज्यादा स्टेबल हो गए, इट मींस इसकी वजह से जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो भी स्टेबल होगा, और ओवरऑल एलिमिनेशन रिएक्शन की जो काइनेटिक्स होगी, रेट ऑफ रिएक्शन होगी, वो भी क्या होगा, फास्टर होगा। इतनी चीज क्लियर है?
तो ये हमारा पहला फैक्टर था जो था आपका सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन एंड स्ट्रक्चर, जो कैसे आपके रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। ओके, अब देखो सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर पे एक और बात यहाँ पर को ऐड की हुई है। ये बोल रहा है कि अगर जो आपका कार्बोकेटाइन ऑब्टेन हो रहा है, आपके सबस्ट्रेट से जो कार्बोकेटाइन ऑब्टेन हो रहा है, अगर वो आपके जो सबस्ट्रेट में अगर डबल बॉन्ड ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है, मतलब आपका जहां पर आप एलिमिनेशन कराते हैं वो तो सैचुरेटेड होना चाहिए, बट मे बी आपके जो एलिमिनेशन वाला पॉइंट है जहां से आप एलिमिनेशन करा रहे हैं उसके जो नेबरिंग ग्रुप्स है, उसके नेबर पे जो ग्रुप है, अगर वो ऑलरेडी वो पहले से क्या पहले से क्या हो, अनसेचुरेटेड हो, उस केस में अगर ये बोल रहा है कि अगर आपका कार्बोकेटाइन क्या है कंजुगेशन में इन्वॉल्व हो, ठीक है, उसमें क्या हो, रेजोनेंस हो या फिर कंजुगेशन हो, तो उस केस में आपको पता है कंजुगेशन, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, ये क्या होता है, स्टेबिलिटी को इनहेंस करता है। तो होगा क्या, उसके बेसिस पे आपके कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या हो सकती है, इनहेंस हो सकती है, बढ़ सकती है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इनहेंस हो जाएगी तो इवन रिएक्शन की काइनेटिक्स भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके, तो क्या दिखाया हुआ है, देखो एक आपको कार्बोकेटाइन ऐसा दिखा है, एक कार्बोकेटाइन ऐसा दिखा है। ओके, दोनों बिल्कुल सेम है, डिफरेंस कहाँ है, डिफरेंस ये है कि पहले स्ट्रक्चर का और दूसरे स्ट्रक्चर में डिफरेंस ये है कि दूसरे स्ट्रक्चर में ये जो आपका, ये तो आपका अल्फा कार्बन हो गया, ठीक है, हाँ ये आपका अल्फा कार्बन हो गया, दूसरा इंक यूज करते हुए एक मिनट, ये तो देखिए ये आपका अल्फा कार्बन हो गया, ये आपका बीटा कार्बन हो गया। ओके, ये आपका गामा। ओके, आपने अल्फा से आपने एक्स ग्रुप निकाला तो लगा पॉजिटिव चार्ज, बीटा से आपने हाइड्रोजन को निकालना है और यहाँ पर लगाना है डबल बॉन्ड। ओके, अब देखो अगर आप गामा को देखेंगे दूसरे वाले एग्जाम्पल में, तो गामा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड है, ये भी पॉसिबल हो सकता है क्योंकि आपने यहाँ से एक्स को तो निकाल दिया और आपने यहाँ से एच को निकालना है जो कि प्रेजेंट है। ओके, तो अगर आप इन दोनों स्ट्रक्चर को देखेंगे, दोनों में आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन हो सकती है और दोनों ही यहाँ पर आपको कार्बोकेटाइन एज इंटरमीडिएट मिल रहा है। ओके, लेकिन अगर आप ये दूसरे स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको मिलेगा ये पॉजिटिव चार्ज है कंजुगेशन में, रेजोनेंस में, आप इसको क्या यहाँ पे शिफ्ट करके डबल बॉन्ड को यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। देखो आप कुछ ऐसा स्ट्रक्चर लगा सकते हैं ना, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज इस पे जाएगा, तो स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का आपको ऑब्टेन हो सकता है। इसका मतलब क्या है, आप साफ साफ अभी देख सकते हैं कि आपका ये जो कार्बोकेटाइन है और ये जो कार्बोकेटाइन है, इस दूसरे कार्बोकेटाइन में आपको क्या देखने को मिल रहा है, कंजुगेशन, रेजोनेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, सॉरी कंजुगेशन नहीं बोलना चाहिए, रेजोनेंस देखने को मिल रहा है। रेजोनेंस होने की वजह से आपको क्या पता है कि आपको देखो मैंने क्या लिखा है कि वेरियस फैक्टर्स हैं जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे आपका प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट हमारा यहाँ लगा, उसके साथ साथ होता है आपका हाइपर कंजुगेशन, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। उसके साथ साथ आपके पास क्या कौन से फैक्टर्स होते हैं, जैसे आपने बोल दिया रेजोनेंस हो गया और आपके पास हो गया कंजुगेशन, तो ये सारे फैक्टर्स भी क्या आपके कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को इनहेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो हमने एग्जांपल दिया था प्लस आई इफेक्ट का, यहाँ पर हमने एग्जांपल दिया रेजोनेंस का, ठीक है, कि कैसे रेजोनेंस की वजह से आपकी पॉजिटिव चार्ज जैसे रेजोनेंस में आया तो इसने आपके कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इनहेंस कर दी। तो इन दोनों कार्बोकेटाइन में से ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ जो आपका कार्बोकेटाइन है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है और दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, नॉर्मल कार्बोकेटाइन के कंपेयर में ज्यादा होगी। अगर यही स्टेबल है तो आपका प्रोडक्ट भी स्टेबल होगा, जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल इवन रिएक्शन की काइनेटिक्स क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगी। इतनी चीज क्लियर है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो लोकलाइज है, लोकलाइज होने की वजह से ये लेस स्टेबल हो गया, लेकिन इसी के कॉन्ट्रास्ट में आप दूसरे साइड देखेंगे यहाँ आपका पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज है। डीलोकलाइज मतलब वो अपनी पोजीशन में फिक्स नहीं है, वो आपकी अपनी लोकेशन को बार बार शिफ्ट करते जा रहा है, जिसकी वजह से ये ज्यादा स्टेबल कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि आपका जो पॉजिटिव चार्ज है जितना ज्यादा रेजोनेंस शो कराएगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी का कारण बनेगा। इतनी चीज क्लियर है। तो ये हमारा पहला फैक्टर हमने डिस्कस कर लिया। ओके, अब दूसरा फैक्टर, तो आपको पता है बेस का तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता इवन रिएक्शन पे, तो यहाँ पर इसने सेम चीज वही लिखी है कि अगर आप स्ट्रेंथ एंड कंसंट्रेशन ऑफ बेस देखना चाहेंगे इवन रिएक्शन को कैसे अफेक्ट करता है, तो यहाँ पर लिखा है कि इवन रिएक्शन यूजुअली बेस को रिक्वायर नहीं करती, बेस का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता अगर आपने इवन रिएक्शन करानी है। सो द स्ट्रेंथ एंड द कंसंट्रेशन ऑफ बेस have a no nothing to do with the rate of the even reaction, यानी कि इवन रिएक्शन में इवन रिएक्शन की रेट को बेस किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं करता, ना बेस का स्ट्रेंथ, ना बेस की कंसंट्रेशन। ओके, तो ये तो पॉइंट हो गया। ओके, अगला है, अब हमारे पास तीन फैक्टर्स थे ना, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट हमने पढ़ लिया, टाइप ऑफ सबस्ट्रेट हमने पढ़ लिया, दूसरा फैक्टर था नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप एंड थर्ड फैक्टर था हमारा नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए अगर आपने इवन रिएक्शन की काइनेटिक्स को या फिर रेट को इनहेंस करना है। ओके, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है
ये चीज आपको ऑलरेडी पहले भी पता थी ना, जैसे मैंने आपको क्या बोला, इवन रिएक्शन आपकी SN1 के सिमिलर होती है, तो SN1 के जो फैक्टर्स है वही आपकी इवन के फैक्टर है। ओके, तो आपको हमने ये चीज पहले भी पढ़ी है कि हमने क्या करना है जब भी हम इवन रिएक्शन देखते हैं। इवन रिएक्शन में पहला स्टेप हमारा होता है आयनाइजेशन का, जिसमें हमने आयन को जनरेट करना है, यानी कि कार्बोकेटाइन को जनरेट करना है। कैसे? यहाँ से लिविंग ग्रुप को एलिमिनेट करा के, ठीक है, लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल के। ठीक है, अब हमसे ये पूछ रहा है कि लिविंग ग्रुप कैसा बढ़िया है, मतलब अगर हमारा लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए कि आपकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़िया हो जाए। तो देखो, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब आपको समझ में आता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाए। ठीक है, तो अगर आपको अपनी इस रिएक्शन की स्पीड बढ़ानी है तो आपको कैसा लिविंग ग्रुप चाहिए? इसका मतलब क्या हुआ, आपको एक अच्छा लिविंग ग्रुप ही तो चाहिए। अगर आपको अपनी रिएक्शन की रेट को इनहेंस करना है तो आप कैसा लिविंग ग्रुप की रिक्वायरमेंट रखेंगे? आप एक अच्छी लिविंग ग्रुप की। अच्छा लिविंग ग्रुप क्या हुआ? अच्छा लिविंग ग्रुप ये हुआ कि जो आसानी से लीव हो जाए, जो आसानी से क्या है, यहाँ से बाहर निकल जाए। अगर आपका लिविंग ग्रुप आसानी से बाहर निकल जाएगा तो ये रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए हमको टाइम की रिक्वायरमेंट कम होगी। अगर टाइम रिक्वायरमेंट कम होगा, अगर टाइम बहुत कम चाहिए अगर रिएक्शन को कंप्लीट कराने में, तो ऑब्वियस सी बात है कि रेट ऑफ रिएक्शन काइनेटिक्स खुद ब खुद बढ़ जाएगी। तो अब हमने यही पॉइंट माइंड पर रखना है कि हमको कैसे लिविंग ग्रुप चाहिए, कैसा लिविंग ग्रुप हमारे लिए अच्छा रहेगा कि वो आसानी से यहाँ से निकल जाए। ठीक है, तो जनरली ये बोल रहा है कि अच्छे लिविंग ग्रुप, आपको पता है हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अच्छे लिविंग ग्रुप वो होते हैं जो आसानी से रिएक्शन कंडीशन से बाहर निकल जाए, और रिएक्शन कंडीशन से बाहर निकलने के बाद क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। ओके, तो जनरली हम लोग यहाँ पर को क्या है, ऐसे लिविंग ग्रुप लेते हैं। जनरली हम लोग क्या है, हेलोजन एटम को एज अ लिविंग ग्रुप यूज करते हैं। और आपको पता है हेलोजन एटम क्या हुए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और इनके बेसिस पे अगर आप कंपेयर करते हैं तो आपको पता है आयोडीन सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। अभी हम ऐसा तो सोच सकते हैं ना, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है कि लिविंग ग्रुप क्या हुए, ऐसे ग्रुप जो आपके आसानी से एलिमिनेट हो जाए, और आसानी से एलिमिनेट होने के बाद रिएक्शन कंडीशन से जब वो बाहर जाए तो वो एक स्टेबल फॉर्म में रहे। तो अगर आप फ्लोरीन को रिएक्शन कंडीशन से बाहर जाएंगे तो ये भी स्टेबल रहेगा, आयोडीन को रिएक्शन कंडीशन से बाहर डालेंगे ये भी स्टेबल रहेगा, क्योंकि आपका जो लिविंग ग्रुप एलिमिनेट होता है वो एज अ नेगेटिव चार्ज आता है। तो फ्लोरीन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज स्टेबल हुआ, आयोडीन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज स्टेबल हुआ। बट फिर भी अगर हम हमारे हेलोजन एटम को कंपेयर करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर लिविंग ग्रुप कितना अच्छा है, तो हमको क्या मिलता है कि हमारे जो हेलोजन एटम्स हैं इनमें जो आयोडीन होता है वो बेस्ट लिविंग ग्रुप की तरह कंसीडर किया जाता है। आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन को हम अच्छी लिविंग ग्रुप कंसीडर करते हैं, लेकिन फ्लोरीन जो है वो एक टाइप का पुअर लिविंग ग्रुप होता है, एक बेकार लिविंग ग्रुप होता है। ओके, तो हमने क्या करना है, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप में हमने ऐसे लिविंग ग्रुप ले रहे हैं इवन रिएक्शन की काइनेटिक्स को, रेट को इनहेंस करने के लिए, जो कि आसानी से रिएक्शन कंडीशन से बाहर निकल जाए, और रिएक्शन कंडीशन से बाहर निकलने के बाद क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो जनरली हम लोग हेलोजन एटम को इन्वॉल्व करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और इनकी भी अगर आप लिविंग ग्रुप के बेसिस पे इनका ऑर्डर देंगे तो आयोडीन सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कंसीडर होता है और फ्लोरीन सबसे बुरा। ओके, उसके साथ साथ लिविंग ग्रुप का एक और कैरेक्टर यहाँ पर को लिखा होता है कि लिविंग ग्रुप सबसे अच्छे वो हैं जो कि क्या हो, लीस्ट बेस हो, बेसिक नेचर की हो, या फिर पुअर बेस हो, यानी कि ऐसे लिविंग मतलब, या फिर आप बोल सकते हैं ऐसे बेस। ओके, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे, रिएक्शन कंडीशन से बाहर जाएंगे तो नेगेटिव साइन में जाएंगे। तो वो लिविंग ग्रुप बहुत अच्छे होते हैं जो कि एज अ बेकार बेस की तरह, एज अ वीक बेस की तरह बिहेव करते हैं। ओके, तो हमारा ऑर्डर आपका यही रहेगा, आपको ये लिविंग ग्रुप यूज करना है अगर आपने ये इवन रिएक्शन के काइनेटिक्स को, इवन रिएक्शन के रेट को इनहेंस करना है। ठीक है, तो लिविंग ग्रुप का ऑर्डर हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया, बाकी थ्योरी यहाँ पर वही चीज लिखी है कि रिएक्टिविटी ऑफ ए सबस्ट्रेट डिपेंड मेनली ऑन द नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। आपके रिएक्टिविटी ऑफ ए सबस्ट्रेट किस पे डिपेंड करता है कि आपके लिविंग ग्रुप कैसा है। अगर लिविंग ग्रुप अच्छा होगा तो रिएक्टिविटी ऑफ सबस्ट्रेट इनहेंस होगी, और ऑब्वियसली बात है फिर तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ना ही है। ठीक है, और ये लिखा है, और वी कैन से दैट द फास्टर द लिविंग ग्रुप लीव फास्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, जितना जल्दी आपका लिविंग ग्रुप एलिमिनेट होगा, बाहर निकलेगा, उतना ज्यादा आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो बेस्ट लिविंग ग्रुप हम किसको कंसिडर करें इवन के केस में, तो बेस्ट लिविंग ग्रुप वो है जो कि सबसे बेकार बेस है, और जिनका ऑर्डर यहाँ पर को दिखाया हुआ है। बेकार बेस कौन होगा, सबसे बेकार बेस होगा आई नेगेटिव, देन Br नेगेटिव, देन Cl नेगेटिव, एंड देन F नेगेटिव। तो ये जो तीन बेस है, ये जो तीन है, ये जो तीन एटम हमारे ये नेगेटिव के फॉर्म में, ये सबसे बेकार बेस है, जिसकी वजह से ये सबसे अच्छे लिविंग ग्रुप कंसिडर होते हैं। फ्लोरीन एक टाइप का अच्छा बेस कंसिडर होता है, जिसकी वजह से ये बेकार लिविंग ग्रुप कंसिडर होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा कि हमने कैसे लिविंग ग्रुप का यूज करना है अगर हमने एक बढ़िया रेट ऑफ रिएक्शन जनरेट करनी है
इवन रिएक्शन के केस में, ओके। एंड देन लास्ट वन इज द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, आपको कैसा सॉल्वेंट चाहिए अगर आप अपनी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कराना चाहते हैं, पर्टिकुलरली इवन रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कराना चाहते हैं, ओके। तो ये बोल रहा है कि हमको क्या करना है, वीक बेस चाहिए। देखो अभी मैं आपको इसका रीजन नीचे भी बताऊंगी। ये बोल रहा है हमको क्या चाहिए, कैसा सॉल्वेंट चाहिए, तो ये बोल रहा है जनरली हमको आयनिक इंटरमीडिएट वाला या फिर आप बोल सकते हैं पोलर पोलर सॉल्वेंट की नीड होती है, ठीक है। तो सॉल्वेंट हमको कैसे लेने हैं, पोलर सॉल्वेंट लेने हैं, ठीक है। तो इवन रिएक्शन की रेट को बढ़ाने के लिए हमको कैसे सॉल्वेंट चाहिए, पोलर सॉल्वेंट चाहिए, यानी कि ऐसे सॉल्वेंट जिनकी पोलरिटी बहुत हाई हो, ओके। और क्यों हमको ऐसे सॉल्वेंट चाहिए, इसका रीजन आपको तब पता चलेगा जब हम लोग E2 रिएक्शन को भी साथ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसकी आगे की बात हम लोग E2 रिएक्शन के साथ साथ ही करेंगे। अभी जिस इतना माइंड पर रखिए, मैं आपको दोबारा रिकॉल कराती हूँ सारी चीजें। हमने यहाँ पर को 3 फैक्टर डिस्कस करने होते हैं E1 के केस में। सबस्ट्रेट का नेचर कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, दूसरा लिविंग ग्रुप का नेचर कैसा है, सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, और बेस जो आपका चौथा फैक्टर है वो डिपेंड नहीं करता इवन रिएक्शन पे, ओके। तो हमने क्या बोला, सबस्ट्रेट का नेचर कैसा होना चाहिए, इन्हें बोला सबस्ट्रेट हाईली जो आपका सबस्ट्रेट है वो हाईली सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए, बहुत ज्यादा बल्कि ग्रुप से घिरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि जितना उससे उस सबस्ट्रेट से जो आपको कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट मिल रहा है, अब जितना ज्यादा वो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट स्टेबल होगा उतनी ही ज्यादा आपकी रेट ऑफ रिएक्शन होगी, ओके। पहला फैक्टर। दूसरा कि आपका बेस पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, दूसरा आपका लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो पर्टिकुलरली E1 के केस में हमको ऐसा लिविंग ग्रुप चाहिए जो वीक बेस हो, ओके। तो वीक बेस कौन होता है, I नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव एज अ वीक बेस की तरह बिहेव करेंगे, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप कंसीडर होते हैं E1 के केस में। और फ्लोरीन नेगेटिव, F नेगेटिव क्या होता है, बहुत ही बेकार बेस होता है, बहुत ही अच्छा बेस होता है, और जिसकी वजह से बहुत ही बेकार लिविंग ग्रुप की तरह कंसीडर किया जाता है E1 के केस में। और अगर ये बहुत बेकार लिविंग ग्रुप है तो इसे लीव करने में टाइम लगेगा। अगर ये बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप है तो इनको निकालने में बहुत कम टाइम लगेगा। अगर इनको लीव करने में बहुत कम टाइम लग रहा है, एलिमिनेट करने में बहुत कम टाइम लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है रेट ऑफ रिएक्शन खुद ब खुद इनहेंस हो जाएगी, ओके। एंड देन लास्ट फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो ये बोल रहा है कि जनरली इवन रिएक्शन की काइनेटिक्स को इनहेंस करने के लिए हमको कैसे सॉल्वेंट की नीड होती है, जो एक टाइप की आयनिक सॉल्वेंट हो, पोलर वाले सॉल्वेंट हो। अब क्यों होती है वो मैं आपको नीचे साथ साथ बताऊंगी, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं E2 रिएक्शन। तो हमने E2 रिएक्शन में 4 फैक्टर्स पढ़ना है, एडिशनल हमारा बेस भी यहाँ पर इंक्लूड होगा, ठीक है। तो पहला फैक्टर तो सेम रहेगा, टाइप ऑफ सबस्ट्रेट एंड नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। दूसरी चीज आपका सॉल्वेंट किस टाइप का है, तीसरी चीज आपका लिविंग ग्रुप किस टाइप का, और चौथा फैक्टर होगा कि आपका बेस किस टाइप का है, ओके। तो पहला फैक्टर कि आपका सबस्ट्रेट का टाइप कैसा है और सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर कैसा है, ओके। तो जनरली क्या है, यहाँ भी आपका सेम ट्रेंड फॉलो होता है, जैसे आपने इवन के केस में जो ट्रेंड फॉलो किया था वही चीज आपने यहाँ भी फॉलो करनी है E2 के केस में भी, ओके। इसका मतलब E2 के केस भी आपको ये चीज बोलता है कि आपको अगर सबस्ट्रेट के बेसिस पे चेक करना है कि कैसा सबस्ट्रेट आप लो, जिसकी वजह से आपकी E2 रिएक्शन की काइनेटिक्स, आपकी E2 रिएक्शन की क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इनहेंस होता है। तो जनरली हम लोग जो सबस्ट्रेट यूज करते हैं E2 रिएक्शन की काइनेटिक्स को, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को इनहेंस करने के लिए, वो सबस्ट्रेट होते हैं हाईली सब्स्टिट्यूटेड। यानी कि अगर आपका जो अल्काइल हैलाइड है, जो आप जनरली अल्काइल हैलाइड को एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यूज करते हैं, तो आपका अल्काइल हैलाइड जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा उतनी ही फास्टर आपकी E2 रिएक्शन की काइनेटिक्स होगी। यानी कि थर्ड ऑर्डर देन सेकंड ऑर्डर देन फर्स्ट ऑर्डर, ओके। यानी कि थर्ड ऑर्डर क्या होगा आपका, थर्ड ऑर्डर में क्या होगा, आपका क्या, यानी कि थर्ड ऑर्डर में क्या होगा, थर्ड ऑर्डर में आपका सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा, देन सेकंड में, देन फर्स्ट में, ओके। तो जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूशन, जितना ज्यादा अल्काइल हैलाइड में सब्स्टिट्यूशन, उतनी ज्यादा आपकी रेट ऑफ रिएक्शन E2 के केस में भी, यानी कि E1 और E2 के केस में टाइप ऑफ सबस्ट्रेट का सेम कॉन्सेप्ट है, ओके। अब ये कॉन्सेप्ट का रीजन क्या है, जैसे हमने E1 के केस में तो देखा कि जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होगा उतना ही स्टेबल हमको क्या मिलेगा, कार्बोकेटाइन। और अगर हमारा कार्बोकेटाइन अगर स्टेबल है तो उससे जो प्रोडक्ट ऑप्टेन होगा वो भी स्टेबल होगा, जिसकी वजह से ओवरऑल हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन की रेट इनहेंस हो जाएगी, ओके। लेकिन E2 के केस में ट्रेंड तो सेम रहता, लेकिन को जो कॉन्सेप्ट है, जो उसके पीछे का रीजन है वो सेम नहीं रहता, ठीक है। E2 के केस में रीजन क्या है, E2 के केस में रीजन ये है, जैसे आपको पता है कि रिएक्शन E2 के केस में एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है। तो हमने यहाँ पे बेस लिया, यहाँ पर अल्काइल हैलाइड लिया। आपका क्या होता है, आपको पता है पहले आपका बेस अप्रोच करता है आपके हाइड्रोजन एटम के पास, बीटा पोजीशन में जो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, और क्या करता है, इसके साथ बॉन्ड जनरेट करता है, ठीक है। बॉन्ड जनरेट होने की वजह से आपको हाइड्रोजन, आपकी जो कार्बन है, इससे ऐसा फील होता है कि हाइड्रोजन यहाँ से बाहर जाने वाला है, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर, ये जो आपका बीटा कार्बन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। और नेगेटिव चार्ज जनरेट होने के बाद इसे ऐसा फील होता है कि ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है
ये इसकी नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर स्टेबल नहीं है, तो ये क्या करता है, अपने नेगेटिव चार्ज को यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई एक पार्शियल बॉन्ड जैसा ऑब्जर्व होता है। और अगर यहाँ पे पार्शियल बॉन्ड ऑब्जर्व होगा तो कार्बन को एक बॉन्ड क्लीव करना होगा अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए, जिसकी वजह से कार्बन यहाँ से हैलोजन एटम को एलिमिनेट कर देता है। तो यहाँ पर ऐसी सारी चीजें ऑब्जर्व होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको एक इंटरमीडिएट, आपको एक ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर को ऑब्टेन होती है, जिसे मैंने डबल डेकर साइन से रिप्रेजेंट किया है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट कुछ ऐसे आपको ऑब्जर्व होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या बोल रहा है, आपका जो बेस है इसके पास ऑब्वियस सी बात है OH नेगेटिव होगा, और OH नेगेटिव है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से हाइड्रोजन किसकी ओर अप्रोच करेगा, ऑक्सीजन की ओर। तो होगा क्या, ये जो O है ये किससे अप्रोच करेगा, हाइड्रोजन से, जिसकी वजह से OH और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनने वाला है, ठीक है, इसने जैसे अप्रोच किया तो बॉन्ड बनने वाला है। तो हमने लिखा OH के पास तो ऑलरेडी बॉन्ड है, बट इसने बॉन्ड बनाना है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। और जैसे ही हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनेगा तो पता है आपके कार्बन के साथ हाइड्रोजन के अपने बॉन्ड को क्लीव कर देगा, और जैसे ही ये बॉन्ड क्लीव करेगा तो आपके कार्बन के ऊपर लगेगा नेगेटिव चार्ज। अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा तो कार्बन इस नेगेटिव चार्ज को सह नहीं पाएगा, ये क्या करेगा, इसे बॉन्ड फॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगा। तो जैसे ही यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट होगा, डबल बॉन्ड जनरेट होगा तो ये कार्बन अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए एक्स को बाहर एलिमिनेट करेगी। तो ये जो डॉट 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 वाली लाइन है ये आपको ये रिप्रेजेंट कर रही है कि जैसे ही बेस ने अटैक किया तो ये सारी कंडीशंस, ये सारी पॉसिबिलिटी है, यानी कि आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। जैसे बेस ने हाइड्रोजन के साथ अप्रोच किया तो यहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो इसे डॉट डॉट से दिखाया है। हाइड्रोजन और बॉन्ड ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड बनने के बाद हाइड्रोजन क्या है, कार्बन से बॉन्ड तोड़ेगा, तोड़ेगा इन फ्यूचर, ओके, जिसकी वजह से क्या है, इसे डॉट डॉट लाइन से रिप्रेजेंट किया है। अगर यहाँ पर से बॉन्ड टूटेगा तो आपको पता है कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और कार्बन नेगेटिव चार्ज को सह नहीं सकता तो वो उसे बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व करेगा, ओके। तो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व करेगा, फ्यूचर में करेगा। तो अब हमने क्या है यहाँ पर को दिखाया कि यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड, यानी कि यहाँ पे बॉन्ड बनने की चांसेस हैं, ओके, जिसकी वजह से अगर कार्बन के ऊपर यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा तो कार्बन ऑब्वियस सी बात है यहाँ से लिविंग ग्रुप को लीव करेगा। तो लिविंग ग्रुप लीव होने की वजह से, ये बाहर जाने की वजह से हमने इसको भी पार्शियल में कन्वर्ट किया। तो ये ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर को ऑब्जर्व हुई, ओके। उसके बाद आपको पता है क्या होता है, उसके बाद ये सारी चीजें जो हम ऑब्जर्व होगा कहते हैं वो एक्चुअल में हो जाता है। यहाँ से वाटर एलिमिनेट होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है, यहाँ से एक्स आपका एलिमिनेट हो जाता है, और आपको एल्कीन और अनसैचुरेटेड कंपाउंड एज अ एंड प्रोडक्ट ऑब्जर्व हो जाते हैं, ओके। अब बात ये आ जाती है कि कैसे सब्स्टिट्यूटेड, अगर आपके पास अल्काइल हाइड्राइड सब्स्टिट्यूटेड है तो वो कैसे आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को इनहेंस कर सकता है। तो उसका रीजन ये बता रहा है कि यहाँ पे जो आप ट्रांजिशन स्टेट में ये डबल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड बनने वाला है, तो ये डबल बॉन्ड को स्टेबल करने के लिए आपको सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम ही चाहिए। अगर आपका यहाँ पे जो कार्बन एटम है ये आपका सब्स्टिट्यूटेड नहीं है, या फिर पहला केस में ये दिखाऊं कि यहाँ जो हमारा पार्शियल डबल बॉन्ड बन रहा है ना, ये डबल बॉन्ड क्या है, ऐसे ग्रुप के बीच में बन रहा है जहां पर कोई सब्स्टिट्यूशन ही नहीं है। और दूसरा केस में आपको बताऊं कि ये जो पार्शियल डबल बॉन्ड बना है वो ऐसे ग्रुप्स के बीच में बना है जहां पर हाईली सब्स्टिट्यूशन है। तो अगर आप इस डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी चेक करेंगे, क्योंकि ये भी तो ट्रांजिशन स्टेट है, जैसे E1 के केस में हमने चेक किया ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी, तो इस E2 के केस में ट्रांजिशन स्टेट क्या है, ये है जिसमें आपको डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। इट मींस हम लोग यहाँ पे डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी की बात करेंगे, जितना ज्यादा स्टेबल आपका डबल बॉन्ड उतनी फास्टर आपकी E2 रिएक्शन। तो अगर आप इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये वाला डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट है। तो सब्स्टिट्यूशन की वजह से आपका जो ये डबल बॉन्ड होता है वो आपका क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से अगर डबल बॉन्ड स्टेबल हो गया, इंटरमीडिएट स्टेबल होगी, तो आपकी E2 रिएक्शन की काइनेटिक्स खुद ब खुद इनहेंस हो जाएगी। तो इस डबल बॉन्ड को स्टेबल रखने के लिए हमको बल्कि ग्रुप की, या फिर आप बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूशन की नीड है, जिस वजह से हम ये बोलते हैं कि अगर हमारे सब्स्टिट्यूशन जो आपका अल्काइल हैलाइड है वो अगर हाईली सब्स्टिट्यूटेड है, यानी कि टर्शियरी है, तो उस केस में जो डबल बॉन्ड होगा वो भी सब्स्टिट्यूटेड होगा, जिसकी वजह से ये डबल बॉन्ड हमारा स्टेबल होगा। अगर ये डबल बॉन्ड ही हमारे स्टेबल होगी तो ओवरऑल E2 रिएक्शन की काइनेटिक्स क्या हो जाएगी, इनहेंस हो जाएगी। इतनी चीज समझ में आए? तो आसान सा कॉन्सेप्ट था। E1 और E2 में ट्रेंड तो बिल्कुल सेम है, लेकिन रीजन भी आपको ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम लगेगा कि ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी को इनहेंस कराने के लिए हमें बल्कि ग्रुप चाहिए। और पहले केस में ट्रांजिशन स्टेट था कार्बोकेटाइन, दूसरे केस में जो ट्रांजिशन स्टेट है उसमें स्टेबिलिटी हम लोग डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। तो इनको स्टेबल करने के लिए हमको बल्कि ग्रुप्स चाहिए, और बल्कि ग्रुप्स तब आएंगे जब हम लोग कोई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स की बात करेंगे, सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल हैलाइड की बात करेंगे। और अगर हमारी इंटरमीडिएट स्टेबल होगी तो ओवरऑल काइनेटिक्स क्या हो जाएगी, रिएक्शन की इनहेंस हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो स्टेटमेंट मैंने जो लाइंस लिखी ये आपको वो ही चीज आपको बता रहे हैं, मैं आपको ये नोट्स के साथ शेयर कर दूंगी। आज मैंने तीनों लेक्चर्स आज ही बनाए,
तो मैं भी बहुत थक गई हूँ। तो मैं आपको क्या करूंगी, ये तीनों स्टेटमेंट तो आप पढ़ चुके हैं, चलो मैं बता ही देती हूँ। ये बोल रहा है इट हैज बीन फाउंड दैट द ब्रांचिंग ऑफ ए अल्फा एंड बीटा कार्बन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इन E2 रिएक्शन। ओके, अगर आप E2 रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो ये बोल रहा है जो आपका अल्फा एंड बीटा कार्बन है, अल्फा कार्बन में जहां आपका हैलोजन एटम प्रेजेंट है, एक्स ग्रुप प्रेजेंट है, बीटा मतलब जहां से आप H को एलिमिनेट करने वाले हैं, तो अगर आप ये दोनों कार्बन एटम की जितनी ब्रांचिंग इनहेंस करेंगे, जितनी ब्रांचिंग बढ़ाएंगे, उतनी ही E2 के केस में आपकी काइनेटिक्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन बोल रहा है दिस इज बिकॉज एज द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इंक्रीजेस ऑन द कार्बन एटम ऑफ द डेवलपिंग डबल बॉन्ड द स्टेबिलिटी ऑफ ए ट्रांजिशन स्टेट इज इंक्रीजेस। तो ये बोल रहा है जितना ज्यादा आपके कार्बन एटम के जो डबल बॉन्ड बनाने वाले हैं उन कार्बन एटम के सब्स्टिट्यूशन बढ़ेगा, उतना ज्यादा ही आपका कार्बन डबल बॉन्ड इंक्रीज स्टेबल होगा। और अगर आपकी स्टेबिलिटी इंक्रीज इनहेंस होगी, आपके ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी इनहेंस होगी, उतनी ही ज्यादा आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन की, आपकी E2 एलिमिनेशन रिएक्शन की काइनेटिक्स रेट भी इनहेंस होगी। तो ये हमारा पहला फैक्टर हो गया जो कि बिल्कुल सेम था E1 के सिमिलर। ओके, तो ये पहला फैक्टर हुआ। ओके, अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। तो नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए अगर हम लोग E2 एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करें। ओके, तो देखो ना, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप का है तो हम लोग यही कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि वो ग्रुप बहुत अच्छे से लीव कर सकता है। मतलब अगर आपका कोई ग्रुप लिविंग ग्रुप क्या है, वो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है। बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप कब है होगा, जब वो आसानी से रिएक्शन कंडीशन से रिमूव हो जाए, बाहर एलिमिनेट हो जाए। ओके, और वो कौन होता है? जो बहुत बेकार बहुत बेकार बेस होता है। ओके, लेकिन जनरली हम लोग E2 के केस में ये ऑब्जर्व करते हैं, अगर हम लोग बेस की स्ट्रेंथ वाइज उसे चेक करें, तो वो लिविंग ग्रुप जिनके पास बहुत अच्छा बेसिक कैरेक्टर होता है, जिसकी बेसिसिटी इंक्रीज होती है, वो बहुत अच्छे बेस होते हैं, वो लिविंग ग्रुप क्या है, E2 के केस में रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं, रिएक्शन की काइनेटिक्स को क्या है, इनहेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के बेसिस पे भी लिखा हुआ है कि द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी अमंग, हमने क्या है बेस लिए हैं OH नेगेटिव, C2H5O नेगेटिव, NH2। अगर आप इनको चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा सबसे अच्छी बेसिसिटी किसकी है, NH2 नेगेटिव की है। पहले NH2 नेगेटिव, देन C2H5O नेगेटिव, देन OH नेगेटिव। तो अगर इनकी बेसिसिटी का ऑर्डर ये है, ये सबसे अच्छा बेस है, तो इसकी वजह से जो एलिमिनेशन रिएक्शन, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन की जो रेट होगी, वो भी सबसे ज्यादा किसकी वजह से बढ़ेगी, NH2 नेगेटिव की वजह से, एंड देन C2H5O नेगेटिव, एंड देन लास्ट में OH नेगेटिव। यानी कि आपका E1 और E2 का केस थोड़ा उल्टा चलता है, और किसके लिए, लिविंग ग्रुप के लिए। इतनी चीज क्लियर है? तो दूसरा फैक्टर लिविंग ग्रुप था, एंड देन थर्ड फैक्टर हमारा रहने वाला है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो ये तो देखो, अब नेचर ऑफ सॉल्वेंट में हम क्या डिस्कस करते हैं कि सॉल्वेंट का नेचर कैसे हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन को अफेक्ट करता है। तो यहाँ आपको बहुत चीजें समझ में आने वाली है। मैं आपको पहले एक चीज नीचे लिख के दिखा देती हूँ, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनिएगा, जैसे हमने ऊपर बोला कि आपके पास E1 रिएक्शन है, आपके पास E2 रिएक्शन है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला, E1 रिएक्शन के केस में आपको जो बेस चाहिए वो एक टाइप की वीक बेस चाहिए, ठीक है। आपको कैसे चाहिए, वीक बेस चाहिए। लेकिन E2 के केस में आपको कैसे बेस चाहिए, एक टाइप की स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ E1 के केस पे हमने क्या बोला, हमको कैसे सॉल्वेंट चाहिए, पोलर सॉल्वेंट चाहिए। और E2 के केस में हमें कैसे सॉल्वेंट चाहिए, अप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है आपको यहाँ से समझ में आएगा। आप जस्ट देखिए, हमने यहाँ पे दो एग्जांपल डिस्कस किए। दो एग्जांपल किसके, पहले पे हमने ये बेस लिया, बेस आपका क्या है, CH3O नेगेटिव। दूसरे एग्जांपल पे भी बेस आपने सेम दिया है, CH3O नेगेटिव। ओके, बस पहले केस में जो CH3O नेगेटिव है, इसे इंटरेक्ट कराया है सॉल्वेंट के साथ, जो कि एक टाइप का पोलर सॉल्वेंट है। अब आप देखिए, आप अपनी रिएक्शन कराएंगे तो आपके वहां बेस भी होगा, आपके पास सॉल्वेंट भी होगा, तो ये आपस में तो इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो बेस जैसे ही इंटरेक्ट करेगा तो क्या होगा, तो देखो पहली कंडीशन में हमने बेस तो दोनों कंडीशन में सेम लिए, बट सॉल्वेंट वरी कर रखे हैं। पहले केस में जो सॉल्वेंट है वो पोलर सॉल्वेंट है, दूसरे केस में जो सॉल्वेंट है वो एक टाइप के अप्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है। तो हुआ क्या, देखिए जैसे आपने अपना जो आपका बेस है, इसके साथ आपके पोलर सॉल्वेंट, जैसे वाटर आपका पोलर सॉल्वेंट है, तो पोलर सॉल्वेंट है मतलब इसमें पोल जनरेट हो गया ना, वाटर ये है, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव आया और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। ओके, तो हुआ क्या, जैसे वाटर मॉलिक्यूल को आपने इंटरेक्ट कराया अपने बेस के साथ, तो बेस में जो ऑक्सीजन नेगेटिव है, इसने तुरंत बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल होंगे, जिसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा हाइड्रोजन के ऊपर। तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को देख के ऑक्सीजन ने पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के साथ क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बॉन्डिंग हुई, इस बॉन्डिंग को आप क्या टर्म दे सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे आपका FON यानी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ही है और हाइड्रोजन के बीच में, और आपके पास हाइड्रोजन ही है।
इट मीन्स यहाँ पे जो बॉन्डिंग हुई वो एक टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई। ओके, और आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक टाइप की स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। तो जैसे ही आपका बेस आपके सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, तो आपको पहले केस में आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर सॉल्वेंट और आपके बेस के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो गया। और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग सॉल्वेशन हुआ। स्ट्रॉन्ग सॉल्वेशन मतलब यहाँ पर कोई बहुत अच्छा सॉल्वेशन हो रखा है, ठीक है, आपके बेस और सॉल्वेंट के बीच में, जिसकी वजह से जो आपका ये बेस है इसके क्या हो जाएगी, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा, जो बेस का नेचर होगा वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। यानी कि बेस आपका क्या हो जाएगा, लेस रिएक्टिव हो जाएगा। जो हमको चाहिए, अगर हमको इवन रिएक्शन कराने तो हमने क्या बोला, हमें बेस कैसा चाहिए, एक टाइप का वीकर बेस चाहिए। ओके, तो वीकर बेस हमको कब मिला, वीकर बेस हमको तब मिला जब हमने इस बेस का इंटरेक्शन किसके साथ कराया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ। यानी कि जैसे हमारे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बेस के साथ इंटरेक्ट करे, इसने क्या किया, बेस में के साथ अच्छा सॉल्वेशन किया, अच्छे सॉल्वेशन की वजह से बेस क्या हो गया, वीकर बेस हो गया, जिसकी वजह से ये लेस रिएक्टिव हो गया। और ऐसे वजह से, इसकी वजह से मतलब बेस को हमने वीकर कराने के लिए हम लोगों को सॉल्वेंट कैसा लेना होगा, एक टाइप का पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो वही चीज हमने यहाँ बात की कि इवन रिएक्शन के केस में हमारा वीक बेस होता है। वीक बेस कब अराइज होगा, जब हम लोग सॉल्वेंट कैसा लेंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे। ओके, और इसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर मैं आपको बी रिएक्शन की बात करूं, बी एग्जांपल की बात करूं, यहाँ हमने सेम बेस लिया हुआ है, लेकिन हमने जो यहाँ पर को सॉल्वेंट लिया हुआ है वो एक टाइप का अप्रोटिक सॉल्वेंट है। इसमें भी आपके कार्बन एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन एटम है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। तो कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पे भी आपको बॉन्ड देखने को मिलेगा, बट ये बॉन्ड आपका हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनेगा, जब आपका ऑक्सीजन के बॉन्ड किसके साथ बनेगा, हाइड्रोजन के साथ। बट यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, हाइड्रोजन की प्लेस में कौन है, कार्बन। इट मीन्स यहाँ भी इंटरेक्शन हुआ, बट एक टाइप का वीकर इंटरेक्शन हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर को सॉल्वेशन बहुत अच्छा नहीं हुआ, वीकर सॉल्वेशन हुआ, जिसकी वजह से बेस का कैरेक्टर एज इट इज रहा, बेस आपका क्या रहा, स्ट्रॉन्ग रहा, और इसकी वजह से बेस आपका क्या बना, मोर रिएक्टिव। और ऐसा हमको कब चाहिए, जब हम लोग E2 रिएक्शन की बात करते हैं। हमने बोला E2 रिएक्शन में हमें बेस क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग चाहिए। और बेस हमें स्ट्रॉन्ग कब मिलेगा, जब हम लोग अप्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे। अगर मैंने यहाँ पर अप्रोटिक के बदले प्रोटिक सॉल्वेंट ले लूंगी तो होगा क्या, मेरे बेस का नेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बेस क्या बन जाएगा, वीक। और E2 रिएक्शन में मुझे वीक बेस नहीं चाहिए, मुझे स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग बेस मुझे कब मिलेगा, जब मैं सॉल्वेंट क्या लूंगी, अप्रोटिक लूंगी। तो बस यही चीज आपने माइंड पर रखना है, इन चीजों को आपस में रिलेट करके पढ़ना है कि कब किसको हम लोग यूज करें। तो अब आपको समझ में आए। तो ये था हमारा लास्ट डिस्कशन, जो था आपका नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, ठीक है। तो होप आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। मैंने आपको ट्राई किया कि मैं आपको रिलेट करके बता सकूं कि क्या चल रहा है, क्यों हमने बेस कम लिया, पोलर सॉल्वेंट हम लोग क्यों ले रहे हैं। तो ये जस्ट हमने पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करने। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स आप कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन कीजिएगा। तो होप आपको लेक्चर हेल्पफुल लगी, आपको कुछ चीजें समझ में आई होंगी। तो अभी हम लेक्चर को यहीं पे फिनिश करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।